मैं डॉक्टर रूप सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर कृषि कीट विज्ञान, कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर, जो कि हम बात कर रहे हैं अभी जो वर्तमान सीजन हमने देखा है, इसमें गुलाबी सुंडी का काफ़ी प्रकोप रहा है। तो इसी के बारे में हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। तो गुलाबी सुंडी का प्रकोप क्यों हुआ, क्यों होता है, क्या कारण है? तो ऐसा नहीं कि गुलाबी सुंडी कोई पहली बार आया है, इससे पहले भी गुलाबी सुंडी का प्रकोप कपास में होता रहा है, क्योंकि वैसे भी इसको कपास के मुख्य कीट के रूप में जाना जाता है। पर जब से बीटी का जो इंट्रोडक्शन हुआ, बीटी इंट्रोडक्शन के बाद में कपास की फसल में गुलाबी सुंडी का प्रकोप एकदम से कम हो गया या ना के बराबर होता था। पर विगत 2-3 साल से 2019 के जब हम साउथ या मध्य भारत या दक्षिण भारत की बात करें तो 15-16 में गुलाबी सुंडी का काफ़ी प्रकोप हुआ। फिर धीरे धीरे पूरा हमारा कॉटन ग्रोविंग जो पट्टी है उसमें पूरी में फैल गया। और 2019 में नॉर्थ इंडिया, जिसमें विशेष तौर पे नॉर्थ इंडिया में देखें तो शुरू में इसका प्रकोप सबसे पहले हरियाणा के जिन जो गांव हैं उसमें देखा गया, उसके बाद पंजाब, और 2020 में हमारे राजस्थान के राउतसर के आसपास जो गंदेली का इलाका है उसमें काफ़ी इसका प्रकोप देखने को मिला। धीरे धीरे संगरिया वाला बेल्ट है उसमें आया, और उसके बाद में पूरा का पूरा हमारा जो कपास उत्पादक जो क्षेत्र है उसको पूरे के पूरे में फैल गया। और ये होता है कि जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी होती है तो उसके ड्रॉबैक होते हैं, उसके माइनस और प्लस पॉइंट होते हैं। तो हुआ क्या था, क्योंकि इसमें एक टेक्नोलॉजी थी, रिफ्यूजा हमें लगाना था, पर किसान साथी, ज़्यादातर जो किसान साथी है वो जो रिफ्यूजा है वो कॉटन की जो बीटी कॉटन है उसके साथ लगा नहीं पाए, उन्होंने नहीं लगाया, उसको यूज़ नहीं किया। तो वो टेक्नोलॉजी का एक ऐसा मोटिव था कि वो टेक्नोलॉजी हमारी सस्टेन करे, पर सस्टेन इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि रिफ्यूजा हमने प्लांट नहीं किया। रिफ्यूजा नहीं लगाने की वजह से उसको होस्ट नहीं मिला, और जो गुलाबी सुंडी उस पर सिलेक्शन प्रेशर बढ़ता गया। जैसे सिलेक्शन प्रेशर बढ़ा तो उसने अपने आप को मॉडिफाई किया एज पर द कंडीशन, और बीटी कॉटन को वो टारगेट करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से अब ये बहुत ही हमारे यहाँ बहुत भयानक समस्या बन चुका है। पर यह ऐसा नहीं कि बीटी में या नॉन बीटी में हम गुलाबी सुंडी को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम अच्छे से इसको नियंत्रित कर पाएंगे, पर इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनका ध्यान रखना होगा। जैसे फसल कटाई के बाद में जो अवशेष होते हैं या छट्टियाँ होती है, तो छट्टियों की हम बात करें तो छट्टियाँ हम किसान भाई क्या करते हैं, पूरा जो छट्टियाँ काट के या तो खेत के बट पे या गांव के आसपास बड़ी बड़ी ढेरियाँ लगा देते हैं। वो नहीं लगानी है, अगर लगानी भी है तो छट्टियों को अच्छे से झाड़ के, और जो अधखिले टिंडे या जो अपरिपक्व टिंडे हैं वो उसके साथ रह जाते हैं, तो उनको झाड़ करके ओनली छट्टियाँ आप स्टोर कर सकते हैं। उसके अगर जलाऊ लकड़ी के लिए आपको चाहिए, अदरवाइज होगा क्या कि अगर हमने टिंडे सहित रख दिया तो हमारा फिर समस्या वहीं की वही रहेगी। दूसरा जो श्रेडर आता है, एक श्रेडर और होता है। जैसे ही हमारा फसल पूरा हो गया, फसल चक्र पूरा होने के बाद में श्रेडर की सहायता से उसको अच्छे से चाप करके और उसमें खेत में मिला देते हैं, तो एक ऑर्गेनिक कार्बन का भी वो काम करेगा। दूसरा जो हमारी गुलाबी की सुंडी की समस्या है उस पर भी काफ़ी हद तक हम निजात मिल पाएगा। और साथ ही जैसे हम ढेर लगाते हैं तो ढेर है, इसका जो सुंडी है वो लगभग 120 से 150 दिन के आसपास पूरी की पूरी अधखिले टिंडे या जो हमारे छट्टियों के ढेर होते हैं उनमें टिंडों में छुपा रहता है। तो उस समय अगर मान लीजिए आप नहीं कर पाए उस प्रक्रिया को सही, तो उसके साथ क्या करना है कि जैसे मार्च के आसपास इसमें से जो वयस्क पतंगा है वो निकलता है, तो उसके लिए या तो हम जो ढेरी हमने लगा रखी है उसको पॉलीथीन सीट से या मच्छरदानी के जो उससे हम कवर करके रखें। उससे क्या होगा कि जो पतंगा निकलेगा वो फसल तक नहीं जाएगा, और उसको जो साइकिल है उसको हम यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है। दूसरा, जैसे फसल कटाई होती है तो उसके बाद में भेड़ बकरियां चराना एक कॉमन प्रैक्टिस है, और गुलाबी सुंडी के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि भेड़ बकरियां जो चरती है जो अपरिपक्व टिंडे है उसको पूरा का पूरा कंज्यूम करके नष्ट कर देती है। तो वो भी एक हमारी एक प्रैक्टिस हो सकती है। इसके अलावा जैसे बिनोलों का ट्रांसपोर्ट है या जिनिंग मिल्स है, वहाँ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिनिंग मिल्स में क्या होगी, सबसे ज़्यादा जो फसल का जो प्रोडक्ट है पूरा का पूरा जिनिंग मिल नहीं जाता है, तो उसमें क्या करना है कि जिनिंग मिल्स को हमें वहाँ पे उनको ध्यान रखना है। मिलर्स को बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जो ढेर लगाते हैं सीड कॉटन का उसको खुला नहीं छोड़ना है, उसको या तो एल्यूमिनियम फास्फाइड है उससे ट्रीट करके धूमित करके और पॉलीथीन सीट से कवर करना चाहिए, या फिर जब आपको उसकी मॉनिटरिंग है तो मॉनिटरिंग के लिए आपको फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए, जिससे कि पता चले कि आपके यहाँ रेगुलर जो वयस्क है वो निकल रहे हैं। तो
वहाँ पे उसको कंट्रोल उसको करना चाहिए। एक तरीका वो है। और साथ ही जैसे बिनोले हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट के साथ में मार्केट में जाता है, मार्केट से जो कैटल फीड है, पशु आहार के रूप में हम बिनोला काम में लेते हैं। जो बिनोला मार्केट में जाएगा उसके साथ भी स्प्रेड होने के चांस होते हैं। तो बिनोला जो बिनोला हम काम में लेते हैं तो उसको सही तरीके से ढक के रखे घरों में भी, क्योंकि वहाँ से पूरा का पूरा चांस होता है, क्योंकि जिसकी जो सुसप्त अवस्था है, जो लार्वा अवस्था में सुसप्त अवस्था में जाता है, और पूरा का पूरा जो सीड है उसको 2 सीडों को चिपका के, जिसको हम डबल सीड हमारे टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, तो उसको चिपका के उसमें सर्वाइव करता है। तो उसको रोकने के लिए हमें जो घरों में हम पशु आहार के लिए जो बिनोला रखते हैं उसको अच्छे से ढक के रखना है। वो एक हमारी प्रैक्टिस है। उसको भी हम अगर काम में लें तो वो भी, उससे भी काफ़ी हद तक इसके स्प्रेड को रोका जा सकता है। उसके बाद फसल चक्र है, जो फसल की बिजाई है। किसान भाई क्या जो फसल बीज रहा है वो अप्रैल के फर्स्ट माह से लेके जून के फर्स्ट माह तक बीज रहा है, लगभग दो महीने का अंतर है। और जब इसका इमरजेंस होता है, जब एडल्ट इमर्ज होता है, तो सीधा का सीधा मान लीजिए जो आपने अप्रैल में फसल बीजी है तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि 45 या 50 दिन पे इसमें जो बीटी कॉटन का जो प्रकृति है उसके अनुरूप उसमें फूल लगने लग जाते हैं। जैसे ही फूल लगेंगे उसमें उसको, और इसका जो खासियत है गुलाबी सुंडी का ये होता है कि ये कोई भी वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट को बिल्कुल लाइक नहीं करता, इसको फलीय भाग चाहिए। जब फूल या फल नहीं मिलेंगे तो ये सर्वाइव नहीं करेगा। पर होता क्या है, जब फसल विंडो हमारी जो बिजाई की फसल विंडो वो ज़्यादा लंबी होगी तो उसमें कहीं कहीं सर्वाइव करेगा। क्यों होता है क्या है कि अगस्त में इसके जो मैक्सिमम एडल्ट है वो इमर्ज होते हैं, और जो या तो छट्टियों के ढेर लगे होते हैं या बिनोले वाली फैक्ट्री या जिन्नी मिल्स है वहाँ पे जो ढेर लगे होते हैं उनसे सीधा का सीधा एडल्ट इमर्ज होता है, सीधा का सीधा जो पास वाला फील्ड है वहाँ पे ट्रांसफर होता है। और जब उसको ऐसी अवस्था में मान लीजिए फसल मिल जाती है जिसमें फूल लगे हैं तो सीधा का सीधा वो सर्वाइव करता है। अदरवाइज इसमें क्या होता है, जैसे एडल्ट इमर्ज होता है तो एडल्ट इमर्ज होने के बाद में एक सुसाइड इमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं, एकदम से एडल्ट इमर्ज होता है तो पूरा का पूरा, क्योंकि जब उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा तो पूरा का पूरा जब फलीय भाग उसको नहीं मिलता तो वो मर जाता है। एक तरीका वो होता है। अब हम क्या करते हैं, जब हमारी जो बिजाई की विंडो लंबी होगी तो उसमें होता क्या है कि वो पूरा का पूरा जाके उसको अगर फूल मिलते हैं तो वहाँ जाके वो सर्वाइव करता है। तो उसको भी हमें ब्रेक करना है। उसको यह है कि फसल विंडो हम ध्यान रखें कि अगर पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण ऐसा होता है, पर पानी की उपलब्धता होती है तो हमें ये करना चाहिए कि अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में इसकी बिजाई हमें शुरू करनी चाहिए। और 25 या 30 दिन से ज़्यादा का जो बिजाई का विंडो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर इस दरमियान हम बिजाई कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक जनरेशन पहले तैयार नहीं होगी, वो थोड़ी लेट हो जाएगी। अगर वो जनरेशन जल्दी तैयार हो जाएगी तो दूसरी जो जनरेशन है वो जल्दी तैयार करेगी, क्योंकि इसकी हमारे जो उत्तरी भारत है इसमें 4 से 5 जनरेशन एक सीजन में पूरी करता है। जो पहली जनरेशन अगर पहले होगी तो उसका इमरजेंस होता है तो उसकी पॉपुलेशन कम होती है, बजाय जो सबसीडिंग जनरेशन आती है। अगर पहली जनरेशन में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो निश्चित तौर पर हम मान के चलते हैं कि जो आगे वाली जनरेशन है वो और ज़्यादा हार्मफुल होगी और ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। तो उसको रोकने के लिए उसको इस तरीके से हम रोक सकते हैं। एक तरीका तो ये है जिससे कि अगर इसका साइकिल ब्रेक होगा, लेट होता है तो लेट में काफ़ी हद तक मैं मान के चलते हैं कि काफ़ी टिंडे मैच्योर हो जाती है। लगभग मान लीजिए इस बार की कंडीशन रही, इस बार की जो बिजाई की विंडो थी वो काफ़ी लंबी थी, अप्रैल से लेके और जून का फर्स्ट वीक। तो 2 महीने में जो पहली बिजाई है उसमें जो फ्लोरिंग या फल लगने लगे, तो उस तरीके से भी इसको हम देख सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए प्रकोप हो गया, अब लास्ट अल्टीमेट होता है कि मान लीजिए भाई वो तो है, पेस्ट सेट हो चुका है तो वो तो आएगा। ऐसा नहीं, किसान ये नहीं सोच सकते कि ये नहीं आएगा या बीटी टेक्नोलॉजी है तो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि कंप्लीटली ये फुल प्रूफ है, वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ हो चुका है कि ये इसकी टेक्नोलॉजीज के अगेंस्ट में फेल हो चुकी है। तो अब इसके फेल हो चुकी है तो हमारे पास कोई हथियार नहीं है, सिर्फ हमारा इसको मैनेजमेंट या कंट्रोल करना ही हथियार है, जिसमें हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिस है या फिर जो कीटनाशक है वो हम काम में लें। अब इसमें यह है कि जब आप ये मान के चलें कि जब 45 से 50 दिन की आप फसल है, उस टाइम में बीटी में लगभग फ्लोरिंग शुरू हो जाती है। तो उस स्टेज पे जब आपको पता है कि आपके वहाँ पेस्ट सेट हो चुका है और ये आपको नुकसान करेगा, तो आपको 45 से 50 दिन की अवस्था पर पहला नीम आधारित जो दवाई है उसको काम में लेना चाहिए। तो निम्बिसिडिन या नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से काम में ले लेना चाहिए। इसके बाद मान लीजिए आपको लगता है कि बढ़ेगा, तो उसके लिए आप मॉनिटरिंग के लिए आप फेरोमोन ट्रैप लगाएं। एक हेक्टर में कम से कम 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं और ट्रैप को आप रेगुलर स्टडी करें। तो अगर आप देखेंगे ट्रैप में एक सप्ताह में 5 से 6 पतंगे अगर ट्रैप हो रहे हैं पर वीक,
तो आप ये मान लें कि आपके यहाँ पे उसकी प्रेजेंस है, उसका जो पेस्ट है उसका अटैक शुरू हो चुका है। तो आपको तैयार रहना चाहिए और उस समय पे आपको स्प्रे शुरू कर देना चाहिए। और जो पहला हम बात कर रहे थे कि पहला स्प्रे आपको नीम आधारित दवाई का ही करना है। इसमें या तो नीम का तेल आप काम में ले सकते हैं, निम्बिसिडिन 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप काम में ले सकते हैं। इसके बाद में मान लीजिए कि फ्लोरिंग शुरू हो गई, फ्रूटिंग चल रहा है और आपकी फसल 60 दिन के या 60-65 दिन के आसपास हो जाती है और गुलाबी सुंडी का प्रकोप आपको लगता है। अब इसमें 2 तरीके हैं, यहाँ आपको एक ध्यान रखना है कि मॉनिटरिंग कैसे करनी है, या ईटीएल जो हम मानते हैं। तो ईटीएल बेस क्या होता है? ईटीएल बेस ये होता है कि इसको, क्योंकि सुंडी तो इसकी हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, देख इसलिए नहीं सकते कि इसको अंधेरा पसंद है और कवर करके रखती है अपने आप को, तो खुली तो होती नहीं। इसलिए इसके 2 तरीके हैं। पहला तो जो फूल है इसमें रोजेटिंग फ्लोर, जिसको रोजेट ब्लूम हम बोलते हैं। अगर रोजेट फ्लोर अगर 100 फूल आपने देखे उसमें से 5 या 6 फूल ऐसे लगते हैं तो आपको इसमें करना है। दूसरा एक और है, जैसे बोल लगते हैं, तो हरे टिंडे आपने 20 टिंडे काटे, उसमें से 1 या 20 टिंडों में अगर 1 से 2 सुंडी आपको मिल जाती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इसका ईटीएल और इसका प्रकोप पूरा है, तो यहाँ पे भी आपको स्प्रे करना है। ये 2 कंडीशन है जिसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। तीसरी मॉनिटरिंग का तरीका वो फेरोमोन ट्रैप था। फेरोमोन ट्रैप में अगर 5 से 6 पतंगे प्रति सप्ताह आते हैं तो आपको स्प्रे कर देना चाहिए। ये 3 तरीके हैं जिससे कि हम इसका जजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद स्प्रे पर जाना, तो पहला आपको शुरुआती आपको दवा का काम लेनी है वो नीम आधारित ही लेनी है। इसके बाद में आगे जाके पहला स्प्रे, क्योंकि गुलाबी सुंडी तो है ही, इसके साथ साथ सफ़ेद मक्खी के प्रकोप के चांस और बढ़ जाते हैं। इसलिए सिंथेटिक पायरोथ्रोइड है वो आप ये मान के चले कि 100 दिन तक की फसल है उसमें सिंथेटिक पायरोथ्रोइड का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस स्टेज पर अगर मान लो गुलाबी सुंडी का प्रकोप होता है तो आप इमामेक्टिन बेंजोइट है उसका 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेनोफॉस 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से काम में लिया जा सकता है, जो 65 से और 100 दिन के बीच की फसल है उसमें। और साथ ही मान लीजिए आपको प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दूसरा स्प्रे आपको करना पड़े तो इंडोक्साकार 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप काम में ले सकते हैं। साथ ही क्विनोलफॉस भी आप काम में ले सकते हैं 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या क्लोरोपायरिफॉस 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से काम में लिया जा सकता है। मान लीजिए थ्रिप्स, कई बार ये होता है कि ड्राई कंडीशन आती है और थ्रिप्स का प्रकोप बढ़ जाता है साथ का साथ। तो अगर पैरेलल गुलाबी सुंडी और थ्रिप्स का प्रकोप ऐसे में लगता है आपको, तो उस स्टेज पे आप डेलीगेट, जिसको स्पिनटोरम के नाम से मार्केट में आता है, उसको भी आप काम में ले सकते हैं। उसकी 0.8 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से काम में लिया जाता है। ये आपको रखना है 65 से 100 दिन के बीच की जो विंडो है फसल की, उसके समय आपको ये काम में लेना। 100 दिन से ऊपर की फसल हो जाती है तो उस टाइम क्या टिंडे सबसे ज़्यादा टिंडे होते हैं और टिंडे डेवलप्ड होने लग जाते हैं और कंटिन्यू फ्लोरिंग उसमें रहती है। तो उस स्टेज पे मान लीजिए गुलाबी सुंडी का प्रकोप होता है तो वहाँ पे आप इंडोक्साकार, थाइडिकार 1.75 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उस पर जा सकते हैं, या फिर इंडोक्साकार 1 ml प्रति लीटर पानी पे जा सकते हैं, और या प्रोफेनोफॉस वहाँ भी काम में ले सकते हैं। और मान लीजिए प्रकोप ज़्यादा है तो उस कंडीशन में फिर जो 100 या 120 दिन की फसल की जो विंडो आपकी निकल जाती है उसके बाद में आप पायरोथ्रोइड पे जाएं, जिसमें साइपरमेथ्रिन 10 cc का है तो वो 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से काम में ली जा सकती है, या साइपरमेथ्रिन 25 EC का है तो वो 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से काम में लिया जा सकता है। इसके साथ ही फेनप्रोपेथ्रिन है, उसको 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप फेनप्रोपेथ्रिन आप में काम ले सकते हैं। साथ ही मान लीजिए जो भी पायरोथ्रोइड आपको अवेलेबल है तो उसमें आप देख लें कि डोमिनेट कौन सा है, जिसमें साइपर और फेनप्रोपेथ्रिन इनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं लेटर स्टेज पे, वो आप काम में ले सकते हैं। या लैम्डासाइलोथ्रिन है वो भी आप काम में लिया जा सकता है आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या डेल्टामेथ्रिन है उसको काम में लिया जा सकता है। तो ये पायरोथ्रोइड आपको जब जाना है जब आपकी सारी विंडो कंप्लीट हो गई, जब फसल 120 दिन के ऊपर क्रॉस कर जाती है। पर इनको शुरुआती अवस्था में थोड़ा सा अवॉइड करें। वहाँ पे दिक्कत ये होती है क्योंकि जो कॉटन है, जो कपास की फसल है, उसको हम एक तरह से कीड़ों का घर मानते हैं और कोई न कोई स्टेज पे कोई न कोई सा कीट उसमें डोमिनेट करता है, और जिसमें विशेष तौर से रसचूसक कीट है उनका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब 60-65 दिन तक की फसल होती है तो उसमें निश्चित तौर पर उनका प्रकोप कई बार या तो थ्रिप्स या वाइट फ्लाई या जैसे, इनमें तीनों में से किसी न किसी की एक अटैक उस सेम टाइम होता है। तो उसमें ध्यान ये रखना है कि आपको पायरोथ्रोइड बिल्कुल भी उस समय बिल्कुल काम में नहीं लेना। अगर पायरोथ्रोइड आप काम में लेंगे तो निश्चित तौर पे उनकी समस्या बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद में जो आफ्टर ट्रीटमेंट है और एक स्प्लेट या पीबी रो एक अच्छी टेक्निक है, पर वो कितनी उपलब्ध हो पाएगी। मैटिंग डिस्ट्रप्शन उसमें एक फिरोमोन होता है, तो पूरा का पूरा जो पतंगा है उसको कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, वो मैटिंग नहीं कर पाता तो उसकी प्रोजनी आगे नहीं बढ़ती।
तो एक तरीका वो है, पर वो अभी लार्ज स्केल पर एडॉप्शन में नहीं है। अगर वो आता है, उसको हमने इवोल्यूट किया था 2016-17 में, उसके काफ़ी इंकरेजिंग रिजल्ट है और लगभग 85-90% कंट्रोल वो देखे जाता है पेस्ट का। तो वो भी एक टेक्निक आप काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हम गुलाबी सुंडी को प्रकोप कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी समस्या, विकराल समस्या हम नहीं मानते। अगर आप सही से और टाइम के हिसाब से मैनेज करते हैं तो गुलाबी सुंडी आराम से नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा कोई विशेष इशू नहीं है। गुलाबी सुंडी की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसके जो इस साल जो प्रकोप के कारण थे, उसमें सबसे बड़ा एक बरसात और मौसम, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा। क्योंकि पहला तो किसानों ने जो बिजाई की थी उसका समय काफ़ी लंबा था, लगभग 2 महीने का अंतराल था। अप्रैल का पहला सप्ताह से लेके और जून के फर्स्ट वीक तक किसानों ने इसकी बिजाई की। तो ये हमें विदित है कि जो बीटी नरमा है, इसमें जो फ्लोरिंग है थोड़ी जल्दी आती है, 45-50 दिन पे फ्लोरिंग शुरू हो जाती है। और वो स्टेज जो गुलाबी सुंडी का पतंगा निकलने की, इमर्ज होने के साथ साथ ही वो स्टेज कंसाइड की और उसको सीधा का सीधा होस्ट मिला और उसको खाने को उसको जो फीड मिला तो उस पर ट्रांसफर हो गया और वो अपनी प्रोजनी उस पर बिल्डअप करता रहा। एक कारण ये रहा। जो इसलिए किसानों को ध्यान रखना है कि बहुत लंबा चौड़ा बिजाई का टाइम नहीं रखना है। इसको ये मान के चले कि हमें मई का फर्स्ट वीक से लेके 25 मई के बीच, इस ड्यूरेशन में हमें बिजाई कंप्लीट कर लेनी है। एक ध्यान ये रखना है जिससे कि हम उसके जो प्रकोप उसको मिनिमम कर सकें। तो उस तरीके से भी इसका आगे स्प्रेड नहीं होगा। दूसरा, मौसम की बात करें तो मौसम इस बार बिल्कुल काफ़ी विपरीत रहा और इसके सुंडी के लिए काफ़ी अनुकूल था। क्योंकि जब फ्लोरिंग टाइम था उस टाइम पे बरसात हुई। बरसात होने के साथ ही एकदम से क्रॉप की काफ़ी बढ़वार हो गई। बढ़वार होने के साथ साथ उसको जो, क्योंकि इसकी हैबिट ये है कि जो सुंडी है इसका पतंगा अंधेरा पसंद करता है और जो जो क्रॉप की सघनता थी वो बिल्कुल इसके फेवर में रही और उसकी वजह से लगातार अपनी एगलिंग को करता रहा और प्रोजनी इसकी लगातार चलती रही। तो इसलिए इसका सीवियर प्रकोप होने का एक बहुत बड़ा रीजन इसको हम मान सकते हैं। और जहाँ पे देरी से बिजाई थी और जिस क्रॉप की हाइट कम थी, वहाँ पे इसका जो प्रकोप है वो अगर उसकी कंपैरिजन करें तो उससे काफ़ी कम था। उसका कारण यही था कि जो कैनोपी है, अगर कॉम्पैक्ट या डेंसिटी क्रॉप की ज़्यादा होगी तो वहाँ पे निश्चित तौर पे इसका प्रकोप ज़्यादा होगा और जहाँ डेंसिटी थोड़ी कम होगी और हाइट थोड़ी कम होगी तो वहाँ पे इसका प्रकोप कम होता है। साथ ही जैसे बरसात ज़्यादा हो जाती है, मौसम मान लीजिए हम आगे भी ऐसा मौसम रहता है, तो उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे ही बरसात शुरू हो जाए और आपको लगने लग जाए कि मेरी क्रॉप की जो फसल की पैदावार है वो ज़्यादा हो रही है, तो उस स्टेज पे आपको मेपिक्यूट क्लोराइड 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से जो चमत्कार आता है उसका स्प्रे ऐसे स्टेज पे करें जिससे कि उसकी हाइट थोड़ी कम रहे। और ये जब भी होता है जब अर्ली स्टेज पे बरसात हो जाती है। लेटर स्टेज पे बरसात हो जाती है उसका फर्क नहीं पड़ता, पर बरसात अगर क्रॉप की जो स्टेज है 60-65 दिन के आसपास की स्टेज है, इसको कंसाइड कर जाती है तो इसके प्रकोप बढ़ने के चांस होते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है।